हमारी जो इंडियन पुलिस है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, मुस्लिम नौजवानों को बेगुनाह होते हुए झूठे मुकदमात में फंसाना इनकी आदत है। हम लोग जब इस केस में पहुंचे तो हमारे साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उल्टा लटका के वाटर बोर्डिंग करना, प्राइवेट पार्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक देना, प्राइवेट पार्ट के अंदर जो है केमिकल पहुंचाना और नंगा करके परेड करना। जैसे मैंने बताया, कई दिन तक सोने नहीं देना, कई दिन तक खाना नहीं देना, कई दिन तक के जो है अंधेरे कमरे में रखना, कई दिन तक के ठंडे कमरे में रखना। इस तरह की जो हरकतें हैं, पट्टे से और डंडों से मारना। हम तो ये समझते कि ये आतंकवादी लोगों को जब तक इनको नहीं मिले थे तब 13 आतंकवादियों को पकड़ा है पुलिस ने मस्त काम किया है और अभी उनका बदला अभी इनको दोषी पाया जाएगा और फिर न्याय मिलेगा। जो भी विक्टिम्स है वगैरह उनको न्याय मिलेगा। पर कोर्ट में मार के पेश किया जा रहा था, टॉर्चर हो रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। आपको लग रहा था कि बस हमारा फ्यूचर अब बिल्कुल ब्लैक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा हमारे साथ। तो हमको उम्मीद की एक ही किरण नज़र आती थी, शायद आदमी जो कोर्ट में आके खड़े होते, जो हमको डिफेंड करते। इतना जुडिशियल प्रोसेस इतना प्रोलॉन्ग है जो 19 साल की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अभी लोग आए हैं, आज ही आपको मालूम है, मोबाइल रिपेयरर को आपने मोबाइल यूज़र भी नहीं बन सका। आज उसको मोबाइल चलाना नहीं आता। जो एक ज़माने में मोबाइल रिपेयर करके लोगों को देता था, आज वो मोबाइल चला नहीं सकता। टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस माशरे में आ गए। ये फिल्म समाज के उस वर्ग की है जिन्हें आसानी से ऊपर वाले वर्गों से कुचला जाता है, दबाया जाता है उनकी आवाज़ को। उनको कुचलने के बाद जो उनका खून निकलता है, जो दिखता नहीं, और उसी खून को दिखाने की ये कोशिश है। 6 अगस्त 2025 को दोपहर को 3 बजे ये फिल्म प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लगेगी। नमस्कार दोस्तों, भारत देश में कई सारे कोर्ट्स, कई सारे फैसले दिन प्रतिदिन देते रहते हैं। इन सारे फैसलों में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मीडिया में छा जाते हैं, उनके बारे में कुछ चंद दिनों तक चर्चा भी होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन फैसलों की प्रासंगिकता एक ज़माने तक रहती है, उनका रेलेवेंस एक ज़माने तक रहता है। और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो फैसले होते हैं वो अन्याय के बारे में होते हैं, अन्याय के ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन ताजुब तब होता है जब हम देखते हैं कि ये अन्याय जिसके बारे में फ़ैसला हो रहा है, ये बात कई लोगों तक नहीं पहुंचती, मानो कि वो एक तरीके से इनविजिबल हो, गायब हो, मौजूद नहीं हो, ये अन्याय मौजूद नहीं हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो कुछ ऐसा ही एक फ़ैसला पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया। 2006 में मुंबई में लगातार सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए थे और उन ब्लास्ट में 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था। 19 साल बाद 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, एक को 2015 में ही बरी कर दिया गया था। और जो केस के डिटेल्स है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस और एटीएस ने मिलकर झूठे आरोप इन सभी लोगों पर लगाए। और इसके अलावा अगर आप केस पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि किस प्रकार से अपनी निष्क्रियता छुपाने के लिए पुलिस ने चंद मासूम मुस्लिम लोगों को इसका शिकार बना दिया। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये चर्चा इस 7/11 केस के बारे में तो होगी, लेकिन एक अलग अंदाज में, क्योंकि आज हमारे साथ 2 ऐसे मेहमान हैं जो इस केस से एक तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और एक इनडायरेक्टली। बताता हूँ कैसे। 2015 में जो मकोका कोर्ट का फैसला आया था, उसमें 13 में से एक को बरी कर दिया गया था। उनका नाम था अब्दुल वाहिद शेख। 2015 में अब्दुल वाहिद शेख ने बाहर आने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम बेगुनाह कैदी है। एक बहुत ही प्रोलिफिक किताब है, शायद इस देश में जो लिटरेचर जेलों में लिखा गया है उनकी फहरिस्त में ये भी एक किताब शुमार होगी। अब्दुल वाहिद शेख की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनी जिसका नाम है हेमोलिम्फ। 2022 में बनी ये फिल्म ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई और इस वजह से आज ये फ़ैसला आने के बाद ये फिल्म फिर से एक बार दिखाई जाएगी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में, जिसकी तारीख होगी 6
अगस्त 2025। तो जिनको देखनी है फिल्म 3 बजे जाकर 6 अगस्त को ये फिल्म देख सकते हैं। लेकिन ये जिस इंटरव्यू की आज हम बात करने जा रहे हैं, इसमें हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान हैं। अब्दुल वाहिद शेख, जो कि बेगुनाह कैदी, इनकी किताब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये किताब मैंने पढ़ी है और मैं अर्ज करूँगा कि आप बाकी व्यूअर्स भी इस किताब को पढ़े। वाहिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वाहिद भाई की जो ज़िंदगी रही है, बहुत मुश्किल हालातों में उनकी ज़िंदगी कटी है, और जो ख़ास करके 2002 से लेके 2015 तक का दौर था, और उसके बाद भी उनका लगातार स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन जो 2002 से 2005 का जो समय था, जो मुश्किल समय था, उस समय को बखूबी दिखाने वाले फ़िल्म मेकर, बहुत ही उम्दा फ़िल्म मेकर सुदर्शन गमरे। मैं उम्दा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़िल्म देखी है, और जितना इस फिल्म में ह्यूमैनिटी और जस्टिस, ये सारी बातें हैं, इसके साथ साथ आपको एक बॉलीवुड फिल्म देखने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो जिनको फिल्म देखनी है, कल यानी 6 अगस्त 2025 को ये फिल्म दिल्ली के प्रेस क्लब में फ्री ऑफ कॉस्ट लगने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन आपका। सुदर्शन, आपसे मैं शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। आप सबसे पहले मुझे नाम के बारे में बताइए। हेमोलिम्फ ये नाम है। अक्सर मैं अपने आप को बहुत ही एमेच्योर फिल्म मेकर मानता हूँ, तो जब मैं सोचता हूँ कि फ़िल्म का नाम क्या रखा जाए, तो सोचता हूँ कोई सिंपल सा नाम रखो जो कि सबको समझ आ जाए। तो आपने ये इतना मुश्किल नाम क्यों चुना, और क्या है इसके पीछे की कहानी? जैसे आपने कहा कि इतना कठिन नाम क्यों रखा, सही कहे तो ये नाम रखने की एक वजह मैं दिल से बताना चाहता हूँ। हेमोलिम्फ का मतलब होता है चींटी का खून। जब हम जाने अनजाने में चींटी को मारते हैं तो उसका एक खून निकलता है जो कभी दिखता नहीं, पर वो होता है। उस खून को हेमोलिम्फ कहते हैं। ये फिल्म समाज के उस वर्ग की है जिन्हें आसानी से ऊपर वाले वर्गों से कुचला जाता है, दबाया जाता है उनकी आवाज़ को। उनको कुचलने के बाद जो उनका खून निकलता है, जो दिखता नहीं, और उसी खून को दिखाने की ये कोशिश है, इसलिए इस फिल्म का नाम हेमोलिम्फ है। थैंक यू सो मच। बहुत ही आपने पोएटिक वे में आपका नाम का जस्टिफिकेशन दिया हमें। लेकिन सर, ये ऐसी फिल्म बनाना, ये कहाँ से आपकी उसमें आइडिया आया? कब आप वाहिद भाई को मिले? आप अपने दोनों के रिलेशन के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। बिल्कुल। दरअसल किताबें ये सब पढ़ने की आदत है, तो एक किताब का मैं जिक्र करना चाहूँगा। सुनेत्रा चौधरी जी ने लिखी थी, काफ़ी बेहद अच्छी किताब है वो, बिहाइंड द बार्स करके। उस किताब में वाहिद जी पर एक चैप्टर था। तो जब वो किताब में पढ़ रहा था और उनके बाद उनका वो चैप्टर पढ़ा तो बहुत बुरा लगा था। मतलब हम खुद एक इंसान होने के बाद जब इस तरह की कहानी पढ़ते हैं तो खुद को इंसान कहने की मतलब शर्म आती है। लाइक, तो जब वाहिद भाई का वो चैप्टर उसमें पढ़ा तो बुरा लगा। तो सोचा कि यार क्या इनकी कहानी, एक्चुअली कहानी क्या, मतलब किताब में लिखा है सही है, तो इनकी कहानी क्या है, इससे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फिर वाहिद भाई को खोजने की कोशिश की, जिसमें पता चला उन्होंने एक किताब लिखी है जेल में, बेगुनाह कैदी। तो फिर वो किताब पढ़ी। वो किताब पढ़ने के बाद जिस तरह से डिटेल में उन्होंने सारी केस के बारे में उसमें जो सारी चीज़ें लिखी है, तो क्यूरियोसिटी और बढ़ रही यार, क्या ज़बरदस्त इंसान है, मतलब तो इनको मिलना चाहिए। तो इनको मिलना चाहिए, तो फिर वो पब्लिशर से उनका नंबर लिया, उनको मिला, उनसे बात की। बात करने के बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। सुदर्शन, बॉलीवुड और इसके इकोनॉमिक्स पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन वाहिद भाई से मैं अभी सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि वाहिद भाई जब 2015 में बरी होकर बाहर आए थे, तब मैंने 2016 में ही उनके साथ एक बार मुलाकात की थी एज अ स्टूडेंट। तब कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि आज हम दिल्ली में साथ में बैठे होंगे, लेकिन तब मैं एक टीनेजर था, और उस वक्त आपकी जो कहानी थी उसने तो मुझे हिला के रख दिया था, क्योंकि मेरे आइडियाज़ जो थे वो टीवी न्यूज़ देखने की वजह से बने थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप, ये शायद गलत हो, लेकिन शायद आप थोड़ा सा पीछे जाइए वक्त में और हमें बताइए कि दर्शकों को पता चले कि क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि आपने जो भयानक चीज़ें इस किताब में लिखी है उसका थोड़ा सा हमें एक अंश बता दीजिए कि पुलिस आखिरकार करती क्या है और क्या क्या होता है
इस टॉर्चर, पुलिस टॉर्चर में क्यों होता है? देखिए, इसमें बहुत लंबा सवाल है ये, और लंबा इस सेंस में कि इसमें बहुत सारी बातें पूछी गई है और बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। तो मैं ख़ुद मतलब ये हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। अलबत्ता मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो बात आपने पूछी है उसमें 2-3 पॉइंट अहम बताने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हिंदुस्तान में मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाने का ये सिलसिला नया नहीं है। ये ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ पहली बार हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ये पहली बार आया इस तरह का। आप हमारे केस से पहले भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामले हुए हैं। मैं मिसाल दूंगा, अक्षरधाम मंदिर जो ब्लास्ट हुआ था, अटैक हुआ था, उसमें किस तरह से मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम नाम के एक शख्स को, जो मुफ्ती थे, जो दीनदार आदमी थे, उनको और उनके साथ कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया और ट्रायल चलता है, उनको फांसी की सज़ा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है और मैं समझता हूँ 11 साल तक वो फांसी की सज़ा में जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया। उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी 11 साल सलाखों के पीछे, और वो किताब आप पढ़ेंगे और मेरी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर स्टेट की पुलिस की मोडस ऑपरेंडी एक ही है। किस तरह से मुसलमानों को फंसाना है, किस तरह से टॉर्चर करना है, टॉर्चर के तरीके भी इनफैक्ट एक ही है, और किस तरह से कन्फेशनल स्टेटमेंट लेना है, मारना है, तोड़ना है, घर वालों को जो है परेशान करना है, घर वालों को एज अ शील्ड इस्तेमाल करना है कि अगर तुमने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन नहीं किया तो तुम्हारी बीवी के साथ रेप करेंगे, तुम्हारी माँ के साथ रेप करेंगे, नंगा करके बाप के सामने बेटों को परेड करना, बेटों के सामने बाप को परेड करना। तो ये आपको सिमिलरिटी दिखेगी। अच्छा, ये हमारा केस दी एंड नहीं है कि बस इसमें हो गया, अब पुलिस ने तौबा कर लिया, अब आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। आप हमारे केस के बाद भी देखिए, बहुत सारे हैं केस। मैं एक मिसाल दूंगा, जर्मन बेकरी बॉम्ब ब्लास्ट केस 2010 का। उसमें भी एक टीचर बेचारा हिमायत मिर्ज़ा बेग, टीचर फिल्म में भी है जी, फिल्म में भी है, हिमायत मिर्ज़ा बेग को गिरफ़्तार किया गया। वो मुझे अंडा सेल में, अथरोड जेल में मिला। जब मैंने उसकी कहानी सुनी, उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो मुझे लगा कि हमारे केस में और उसके केस में कॉपी पेस्ट ही है, बस यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ, वहाँ से चीज़ें उठा के यहाँ रखी गई। फिर वो केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 फांसी की सज़ा दी थी। सेशंस कोर्ट ने वो 5 फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी और उसको रिकवरी के अंदर सज़ा दी गई। अब उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में। अब सिमिलर केस देखिए, 5 फांसी की सज़ा हमारे केस में भी है, 5 लोगों पर है, वो एक व्यक्ति पर थी, यहाँ 5 लोगों पर थी। और ये सेशंस कोर्ट का जब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचा तो वो टर्न डाउन हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा एक बात कि हमारी जो इंडियन पुलिस है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, मुस्लिम नौजवानों को बेगुनाह होते हुए झूठे मुकदमात में फंसाना इनकी आदत है, ये आम हो गया। अच्छा, इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई कानून नहीं है जो उनका गिरेबान पकड़ सके, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनके ख़िलाफ़ जो है कोई मुकदमा नहीं फाइल कर किया जाता, ना एफआईआर दर्ज होती। इतनी इम्प्यूनिटी है, इतना प्रोटेक्शन है कि गुड फेथ में ये जो चाहे वो बैड हरकतें करते रहते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस केस में टॉर्चर की अगर आप बात देखेंगे तो हम लोग जब फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि ग्वांतानामो बे जेल में और अबू गरीब जेल में ऐसा ऐसा टॉर्चर किया गया, तो हमको लगता है कि ये किसी और दुनिया की बात हो रही है, हमारे साथ कभी नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ें दुनिया में हो रही है और आप ये समझते हैं कि हमारे साथ नहीं होता है, ये हमारे साथ भी होता है, होगा। हम लोग जब इस केस में पहुँचे तो हमारे साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उल्टा लटका के वाटर बोर्डिंग करना, प्राइवेट पार्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक देना, प्राइवेट पार्ट के अंदर जो है केमिकल सप्लाई, केमिकल पहुंचाना और नंगा करके परेड करना, जैसे मैंने बताया। कई दिन तक सोने नहीं देना, कई दिन तक खाना नहीं देना, कई दिन तक के जो है अंधेरे कमरे में रखना, कई दिन तक के ठंडे कमरे में रखना। इस तरह की जो हरकतें हैं, पट्टे से और डंडों से मारना और साइकोलॉजिकली इतना इफ़ेक्ट करना कि एक्टिव टॉर्चर, पैसिव टॉर्चर, हमारे सामने किसी को लाके मारना, उसके सामने हमको मारना, ये सारे जो चीज़ें हो रही थी, जो मैंने इसमें पूरा एक चैप्टर लिखा है, आप देख लीजिए। तो जब मैं सोचता हूँ कि हमारे भारत के हर पुलिस स्टेशन में ग्वांतानामो बे है, हर पुलिस स्टेशन में अबू गरीब आपको मिल जाएगा, टॉर्चर सेल मिल जाएगी जो इस तरह हरकतें हो रही है। तो मैं समझता हूँ इस केस को ले करके जो जजमेंट आया है, बहुत अच्छा जजमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कंप्लीट जजमेंट है, कुछ लोग कहते हैं इनकम्प्लीट जजमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी बाकी है।
कुछ लोगों को किसी ने साजिश से पूछा कि कंपनसेशन आपको कितना चाहिए, मैं जो बाहर बता रहा था, तो कितना कंपनसेशन आप देंगे? 19 साल का कोई कंपनसेशन नहीं है, हमारे वहाँ तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है। अदर कंट्री के अंदर प्रोविज़न है तो वहाँ कैलकुलेशन भी है कि एक दिन का उसका एज देखा जाता है, उसकी एजुकेशन देखी जाती है, एज फैक्टर देखा जाता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को देखा जाता है, वो कितना कमाता था वो देखा जाता है, सोशल स्टेटस देखा जाता है। हर चीज़ देखने के बाद अदर कंट्री के अंदर कैलकुलेशन होता है। 4 दिन भी अगर किसी को इलिटेन रखा जाए तो करोड़ों रुपए उसको दिए जाते हैं। यहाँ तो 19 साल है, यहाँ तो कोई प्रोविज़न नहीं है, यहाँ तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप क्या देंगे? सर आपको आए हुए अब 10 साल हो गए, लेकिन अभी जो लोग आए उनके साथ जब आपने बात की तो उनका एक हमें आप एक तरीके से दूध बनिए और बताइए कि क्या कहना था उनका, एक जनरल उनका क्या कहना था। 19 साल बहुत लंबा दौर होता है और अभी भी मतलब जस्ट बाहर आए हैं, तो कैसा क्या? देखिए, जिस दिन जजमेंट आया है ना, जजमेंट में मैं भी था कोर्ट में और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो लोग भी थे। 9:30 बजे जजमेंट शुरू हुआ, 10 मिनट में जजमेंट हो गया। जैसे ही जजमेंट डिलीवर हुआ है वो सब रोने लगे। और जैसे ये न्यूज़ बाहर जा रही थी, यानी कि मैं अपने बीवी को बता रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरी बीवी रो रही है, वो अपने भाई को बता रही है, जितने रिश्तेदार एक दूसरे को बता रहे, सिर्फ एक ही बात कह रहे कि सबको छोड़ दिया और रो रहे, सबको छोड़ दिया और रो रहे। क्योंकि ये सबको छोड़ दिया ना, इसको सुनने के लिए 19 साल लग गए। मैं कहता तो ये जजमेंट 9 महीने में आ सकता है, 19 महीने में आ सकता था, लेकिन हमारा इतना जुडिशल प्रोसेस इतना प्रोलॉन्ग है कि 19 साल की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती लोगों को। अब ये लोग आए हैं, साजिद आपको मालूम है मोबाइल रिपेयरर थे। मोबाइल रिपेयरर को आपने मोबाइल यूज़र भी नहीं बन सका, वो आज उसको मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है। जो एक ज़माने में मोबाइल रिपेयर करके लोगों को देता था, आज वो मोबाइल चला नहीं सकता। टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस माशरे में आ गए हैं। उनके सोने का, उनके उठने का, उनके चलने का सब एक टाइम टेबल फिक्स है। उनकी दुनिया बस ये 4 दीवारी के अंदर 10 बाई 10 के अंदर उनकी पूरी दुनिया थी। आज वो घबराते हैं निकलने के लिए, चलने के लिए। अभी उस साजिद को दिल नहीं आना था तो मेरे बगैर वो आने तैयार नहीं था, मुझे हाथ पकड़ के उसको लाना पड़ा। तो ये सिचुएशन है कि जवान गए थे, आज बूढ़े हो गए। वाहिद भाई, ये बहुत ही दुखद कहानियाँ हैं, हम और इसके बारे में रिपोर्ट इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ सर बताइए कि ये कंस्पिरेसी कैसे पैदा हुई? 2001 में शायद आपका पहला केस रजिस्टर हुआ था, और मतलब मुझे आपको उस केस में डिटेल में नहीं जाना, ना ही मुझे ऐसा, बस मुझे आप ये समझाइए कि आपके साथ जो लोग भी और भी अरेस्टेड थे उनको कैसे कैसे केस में फंसाया, आपको कैसे केस में फंसाया, और कैसे पुलिस आपके खिलाफ एक हिस्ट्री बनाती है आपको अरेस्ट करने से पहले, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, 2006 के जो ब्लास्ट में हम लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो वो शक की बुनियाद पर अरेस्ट किया, और वो अरेस्ट करने की बुनियादी वजह 2001 में जो हमारे पर सिमी का केस था, वो भी छोटा केस बनाया गया था और वो भी केस ख़त्म हो गया। और सबका अलग अलग केस था, अलग अलग केस था, अलग अलग स्टेट में केस था, अलग अलग शहरों में केस था। अच्छा, किसी का सिमी का केस था, किसी का तो कट्टा बनाने का झूठा केस डाल दिया था, किसी का कोई और केस डाल दिया था। तो ये जो क्रिमिनल केसेस थे उसकी बुनियाद पे वो शक कर रहे थे। शक करने की वजह से उन्होंने बुलाया, पूछताछ की। जब उनको पता चल गया कि इनका कोई लेना देना नहीं है इस केस में, तो उनको छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने छोड़ा भी, फिर बुलाया, फिर छोड़ा। देखिए, जो ब्लास्ट करता है ना, इतनी ताकतवर साथ ब्लास्ट करता है, वो कभी घर पे नहीं बैठता, वो कभी पुलिस के फ़ोन का इंतज़ार नहीं करता, वो पुलिस के बुलाने पर पुलिस स्टेशन जाता नहीं है, पुलिस को कॉपरेट नहीं करता। पुलिस की स्टेशन डायरीज़ में ये मेंशन है कि वाहिद और साजिद और ये लोग जो है रेगुलर पुलिस स्टेशन आके हाज़िरी दिया करते थे। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, हम लोगों को बुलाते थे, छोड़ते थे। उस 2000 के केस की वजह से जब इनको इस केस में ओरिजिनल लोग नहीं मिले, तो केस की फाइल बंद करने की बजाय उन्होंने हमारी ज़िंदगी बंद कर दी। और 2000 का केस था, वो क्या उसमें कोई तथ्य था या क्या? उसमें कोई तथ्य नहीं था, क्योंकि सिमी पर जब 2001 में बैन लगाया गया, तो कानून यह है यूएपीए का कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पर जब बैन लगाते हैं तो 2 साल के लिए बैन लग जाता है। लेकिन अगर इस 2 साल के बाद आपको बैन और 2 साल के लिए एक्सटेंड करना है, अब तो वो प्रोविजन 5 साल हो गया है, अगर 2 साल और आपको एक्सटेंड करना है, तो बैन लगने से बैन खत्म होने के दौरान जो 2 साल गुजरे हैं, उस दौरान इनके लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, इलीगल एक्टिविटी। सिमी के नाम पे आपको एफआईआर दिखानी है, सिमी के नाम पे आपको अरेस्टिंग दिखानी है, ताकि मजीद 2 साल के लिए बैन को एक्सटेंड किया जा सके। तो उस साजिश के तहत हम पर केस बनाए गए झूठे, जो कि बाद में जाके एक्विट हो गए। ओके, सुदर्शन जी, आप वाहिद भाई से बात करते करते इतनी कहानियाँ उनकी के उनके साथ ही एक लंबा सिलसिला चल सकता है। लेकिन जब मैं फिल्म देख रहा था
तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये जो ऑर्डील था, ऑर्डील मतलब ये रोज़ाना जाना आना, फैमिली भी देख रही है वो, और फिर मैं सोचता था, ये जैसे अभी वाहिद भाई ने बताया, तो मैं सोचता था कि कैसे हुआ होगा, लेकिन जिस प्रकार से आपने उसको दिखाया है, ऐसा लगता है कि हाँ सच में वाहिद ही हुए वो, ऐसा लगता नहीं है कि, तो आपने इतना रियलिज़म कैसे लाया फिल्म में। एक दूसरी चीज़, हम अब हमेशा जो रिपोर्टर्स है, जो रिपोर्टिंग के लिए जेल नहीं जा पाते, कुछ ख़ास रिपोर्टर्स है जो जा भी पाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाते, तो हमें हमेशा एक वो क्यूरियोसिटी रहती थी कि अंडा सेल होता कैसा है, तो आपने उसको दिखाया फिल्म में, तो क्या वो एक्चुअल एप्ट रिप्रेजेंटेशन है अंडा सेल का? और ये आपने ये सारी चीज़ें मतलब विजुअलाइज कैसे की जो वाहिद भाई ने सिर्फ बताई आपको, तो इतना रियलिज्म कैसे ला पाए आप फिल्म में? दरअसल ना, जब हम कहानी वाहिद भाई से सुन रहे थे, जब रिसर्च चल रहा था, मेरे साथ जो मेरी रिसर्च टीम थी, मनीष सिन्हा जो लीड कर रहे थे सब चीज़ों को, तब से लेकर फिल्म बनने तक, बनाने तक, जितने लोग जुड़े, हर किसी को एक लाइन हमने कही थी, हमें कुछ भी झूठा नहीं दिखाना है, हमें हर चीज़ देखते वक्त सच्ची दिखनी चाहिए, जो कि कहानी है। तो वो आपका जो सवाल था कि आपने कैसे किया, तो जो अंडा सेल जो आप फिल्म में देख रहे हैं, वो मेरे प्रोडक्शन डिज़ाइनर जिन्होंने आर्ट किया है, स्वप्निल सुरवे, वो वाहिद भाई के पास उनको बाकायदा भेजा, उनके साथ बैठे थे, उन्होंने सब उनको नरेट किया, कैसे वॉल्स होती थी, कितने लाइट्स होते थे, कितना मतलब बाहर से उजाला आता था नहीं आता था, तो वो लाइट क्या होता था क्या नहीं, कैसे वॉल्स किस तरह से बने थे, क्या मटेरियल था, वो सारा उन्होंने उनसे जान लिया था। उसके बाद उन्होंने उनके स्केचेस दिखाए थे, वो स्केचेस हमने देखे थे, शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू उनको कैसे बताया जा सकता है उसके ऊपर हमने अध्ययन किया। फिर वाहिद भाई को बताया भी बाकायदा स्केचेस कि भाई ये सही है क्या, तो उनका वो अप्रूवल लेकर फिर उसको उस तरह से बनाया। और फिर क्योंकि एक तरीके से पीरियड फिल्म है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक सीन देखा, एक सीन में शुरुआती सीन में सीलिंग नहीं होता, आखिर में आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से क्रिएट की है। इसके अलावा सर मैं आपसे ये मुख्यतः पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि आज ऐसी फिल्में क्यों नहीं बन रही, और आपने इतनी हिम्मत कर दी, आपने बनाई ये फिल्म, तो इसको भी टेकर्स क्यों नहीं मिल रहे? क्या है आपका क्या ओपिनियन है इसमें? ओपिनियन नहीं कह सकता, ये देखो सिनेमा आज बिज़नेस है और हर कोई प्लेटफॉर्म अपना बिज़नेस सोच रहा है, तो मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा, और जो इस तरह की फिल्में नहीं बना रहे उनको भी गलत नहीं कहूँगा, लेकिन सच किसी को तो दिखाना चाहिए, और वो दिखाने के लिए सब लोग कहते हैं सच दिखाने के लिए हिम्मत लगती है, वो हिम्मत करने की मैंने कोशिश की। अभी वाहिद भाई उनका एक्विटल तो 2015 में आ गया था, लेकिन ये केस अभी तक चल रहा था जब आप शूट कर रहे थे, तो आपको इतना कैसे मतलब आप इतने श्योर कैसे थे? क्योंकि एक फिल्म मतलब आपने एक तरीके से अपना नाम लगा दिया उस पर, ठीक है, तो और एक ऐसी एक तरीके से पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ फिल्म है ये, जो आज के संघर्ष को दिखाती है, आज जो समाज में चल रहा है उसको दिखाती है, तो आप इस निष्कर्ष तक, क्योंकि इसमें एक कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है फिल्म मेकर के पास, तो ये कन्विक्शन कब आया? वाहिद भाई से मिलने के बाद आया या उसके पहले आपको कुछ आपका रिसर्च था पहले से? नहीं, मिलने के बाद एक्चुअली आया, मतलब सही कहूँ तो, बिकॉज़ देखो हम अगर पॉलिटिकल और सोसाइटी की बात कहें तो उस पर ज़्यादा न बोलते हुए मैं एक चीज़ कहूँगा जो फिल्म से रिलेटेड है और फिर हमारे संस्कार से भी रिलेटेड। फिल्म बनाना मतलब एक कहानी को ज़िंदा करना जैसे होता है, तो उस कहानी को ज़िंदा करने के लिए हमें उस पर ट्रस्ट होना, एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो वो विश्वास कब बिल्ड होता है? जब आप उसमें घुसते हो, उसको समझते हो। जब वाहिद भाई से बातें हो रही थी, उनकी किताब के ज़रिए, उनके रिलेटिव्स के ज़रिए जब बातें हो रही थी, तब ऐसे लग रहा था कि ये सर सारे आम लोग हैं। आपके लिए शॉकिंग थी चीज़ें ये जो वाहिद भाई ने आपको बताई? हाँ बिल्कुल शॉकिंग थी। हमने कभी नहीं मतलब क्या, हम तो ये समझते कि ये आतंकवादी लोगों को जब तक इनको नहीं मिले थे तब 13 आतंकवादियों को पकड़ा है पुलिस ने मस्त काम किया है, और अभी उनका बदला इन दस अभी इनको दोषी पाया जाएगा और फिर न्याय मिलेगा, जो भी विक्टिम्स है वगैरह उनको न्याय मिलेगा। पर
वो होता है ना कि एक बात थोड़ी विस्तार से कहूँगा, मतलब मेरे को नहीं पता, जो फिल्म का मुद्दा है, अहम मुद्दा, जिसने मेरे को फिल्म करने के लिए कहते हैं ना कि इंस्पायर किया, जब देश में या दुनिया में कहीं पर भी ऐसी ये जो घटनाएं होती है, टेररिस्ट अटैक वगैरह, तो वो जब किए जाते हैं तो वो जो बम फोड़ने वाले जो लोग आते हैं यहाँ पर, जो अपनी जान देने के लिए न्यौछावर होते हैं, मतलब अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो क्या सोच कर आते हैं? कौन से फैमिली से बड़े होते हैं? क्या क्या उन पर, क्या उनके दिमाग में क्या चलते रहता है? आई डोंट नो वो क्या होता है। और फिर उसके बाद जो मरते हैं, अभी इस केस के बारे में बात करूँगा, इस ब्लास्ट के बारे में। ट्रेन्स में सारे ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट जो हुए, तो जो मरने वाले लोग थे, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, आम लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब थे। उसके बाद जब पुलिस ने जो 12-13 लोगों को पकड़ा, वो सब लोग कौन थे? सारे आम थे। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी मुझे, मैं ये कहूँगा ये आम लोगों की बात है। ये जो लड़ाई दुनिया में हो रही है ना, धर्म की बात है, सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बात है, अमीरी और गरीबी। ये जो विषमता जो है ना समाज में, ये जो सामाजिक विषमता जो समाज में ना, वो बहुत तकलीफ वाली बात है। लेकिन इस पे थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, क्योंकि अमीर गरीबी तो है। जैसे आप जब 13 लोगों को देखेंगे तो सारे मोस्टली ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो, लेकिन इनमें डॉक्टर्स भी थे जो कि बॉर्डर एरिया में काम कर रहे थे। तो डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि थोड़ा सा तो प्रिविलेज है उनके पास, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया जस्ट बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। तो और आपकी ही फिल्म में ये डायलॉग है कि पुलिस वाले का डायलॉग है, मैंने लिख के लाया है कि ये तो, एक सेकंड, जिहाद, मतलब पुलिस कहता है कि तुम तो जिहादी हो एक तरीके से। तो ये, और वो तब होता है जब वो शायद वाहिद भाई से ही बात कर रहा होता है, तो वो पुलिस वाला कहता है कि तुम जिहादी हो, जबकि इनको जानता भी नहीं है। तो विच शोज कि इनका प्रीसेट एक माइंडसेट है, जैसे वाहिद भाई ने पहले ही बताया। तो आप, ये सवाल में दोनों के लिए है कि क्या आपको लगता है कि पुलिस का एक एंटी मुस्लिम बायस है? आपको लगता है ऐसे? क्योंकि आपकी फिल्म के जरिए तो हमें ऐसा लगा। जी जी जी, देखो, मतलब मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जिस तरह से फिल्म पर रिसर्च हुआ था, जिनके लिए फिल्म बनाई गई थी, तो उस दौरान ये क्लियर था, जो 12-13 पकड़े हुए थे वो, उसमें कोई मिक्स नहीं था, सारे मुस्लिम ही थे ना, तो वो क्लियर ही था, उनके लिए तो फिल्म बनी थी। बट हाँ, यू आर राइट कि एक क्लास का फैक्टर उसमें मौजूद है। वाहिद भाई, इसमें आप, ये जो अभी आया है केस, निर्णय आया है, इसके बाद मालेगांव का भी निर्णय आया, तो आप इन दो केस को कैसे देखते हैं? या तो आपने बताया कि ये सेशंस कोर्ट का मामला है, अब जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट जाएगा, शायद मालेगांव का केस भी वो जर्मन बेकरी और आपके वाले जैसा पूरा पलट जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये स्पेसिफिकली मालेगांव केस में क्या सही डिसीजन आया है? क्या बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका विपरीत डिसीजन आ सकता है? और इसके बारे में आपको क्या ज्ञान है, इस कथित जो ये जो अभिनव भारत जैसी संस्थाएं हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा से आती है और बाकी ऐसे एक्टिविटीज़ करती है, इनके बारे में आपने जेल के अंदर, जेल के बाहर क्या देखा? देखिए, 2 केस है जो टेररिज्म से रिलेटेड है। दोनों केस के अंदर बम ब्लास्ट हुए, दोनों केस के अंदर कुछ लोगों की जानें गई, कुछ लोग ज़ख्मी हुए। दोनों केस के अंदर सेम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है, दोनों केस के अंदर कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और जो सेक्ट ऑफ एक्यूज़ है वो एक अलग धर्म के है, यहाँ पे सब मुसलमान हैं, वहाँ सब हिंदू है। दोनों केस का जजमेंट आता है, एक जजमेंट आता है बॉम्बे हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का, रिसेंटली की अगर हम बात करें तो एक हायर जजमेंट है, एक हायर कोर्ट है जो इन सबको एक्विट कर देता है। दूसरा है सेशंस कोर्ट का या MCOC कोर्ट का एक जजमेंट है, एक जज है और बहुत नीचे है वो, अब तो उसमें एक्विट कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए हुकूमत महाराष्ट्र का रवैया क्या है। हमारा जजमेंट आता है, फ़ौरन कहा जाता है कि ये शॉकिंग जजमेंट है, हमको ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। और जजमेंट की कॉपी मिलने से पहले रातों रात वो जो है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, स्टे की मांग करते हैं, नोटिस जारी करने की बात की जाती है। यानी ये कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में इनको खींच करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं और इनको फांसी के फंदे पे दोबारा लटकाने की पूरी तैयारी इन्होंने की है। दूसरी तरफ आप देखिए, जब मालेगांव का जजमेंट आता है तो वो आके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये केस तो ये साबित करता है कि हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं था और ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं और वगैरह वगैरह। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या इसको चैलेंज करेंगे तो वो कहते नहीं, अभी तो कॉपी मेरे हाथ में आई नहीं है, मैं तो कॉपी तो आपकी 7-11 के जजमेंट की भी नहीं आई थी।
वो तो आपने पढ़ी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी, लेकिन आप पहुंच गए और तुषार मेहता को लेके पहुंच गए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है हुकूमत का, एक मुस्लिम नौजवान जो गिरफ्तार होते हैं उनके साथ, हिंदू लोग जो गिरफ्तार होते हैं उनके, देखिए आप बार बार जब हम ये कहते हैं कि भाई धर्म आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन आप ही जो है आतंकवाद को मज़हब से रंगते हैं और आपका जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। हमने उनसे कहा था कि भाई माफ़ी मांगो, तो वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं कि कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आप वो कहते हैं कि पुलिस को दबाव डाल करके हुकूमत ने इन लोगों को गिरफ्तार करवाया था, प्रज्ञा ठाकुर और वगैरह को। तो हम भी तो ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत ने दबाव डाला था या हुकूमत के चलते उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन वहाँ माफ़ी की बात नहीं होती, वहाँ कांग्रेस को इल्ज़ाम नहीं दिया जाता, बल्कि कांग्रेस ने जो गलत काम किया था उसी गलत काम को आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहती। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसको बदलने की ज़रूरत है। भाई आप इतना रिसर्च तरीके से बात कर रहे हैं, आपने किताब भी लिखी है, आपने पढ़ाई भी कंप्लीट की है आपकी, तो जेल के अंदर एक कैसे मुमकिन होता है? देखिए जेल के अंदर एक बहुत ही हैरत वाली बात आपको ये बताऊं कि पूरी भारत की जेलों में भी मैंने प्रिजन लिटरेचर पे जो रिसर्च की है पीएचडी के लिए, तो पूरी भारत की जेलों में कहीं पर भी पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं होता, पढ़ने पढ़ाने नहीं दिया जाता, जानबूझ के रोका जाता है, रोड़े अटकाए जाते हैं। जो लोग किताबें लिखना चाहते हैं उनको किताबें लिखने की सामग्री नहीं दी जाती है, पेन कॉपी नहीं दी जाती है। ये एक जनरल टेंडेंसी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये अगर लिखेगा तो जेल के ख़िलाफ़ लिखेगा, ये स्टेट के बारे में गलत लिखेगा, ये अपनी आप बीती बताएगा तो स्टेट एक्सपोज होगा, पुलिस बदनाम होगी। तो आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि बदनामी से डरते हो? दूसरी बात ये है कि अगर आप ये बात करेंगे कि आपका जो सवाल है कि पढ़ने की बात है, हमने बार बार जेल एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत को लिख कर के भेजा था कि यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जो प्रिजनर्स को फ्री राइट्स दे एजुकेशन का, जो प्रिजनर्स भी इसमें एडमिशन लेना चाहता है फ्री में उनका जो है एडमिशन हो, उनको किताबें मुहैया कराई जाए, वो जेल में बैठ के पढ़े। यहाँ पर इग्नो का एग्ज़ामिनेशन सेंटर होना चाहिए ताकि प्रिजनर अपने ही जेल के अंदर एग्ज़ाम दे सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बार बार लिखने के बाद हर जेल के अंदर, महाराष्ट्र के अथरोड जेल के अंदर, नागपुर जेल के अंदर वो स्टडी सेंटर बनाया गया। अभी जो एहतशाम सिद्दीकी आए हैं, इग्नो से इन्होंने 20 कोर्स किए, साजिद अंसारी ने 10 कोर्स किए, मैं जब तक था मैंने 5 कोर्स किए, मैंने MA डबल वहाँ किया, मैंने LLB किया, बाहर आके LLM किया, PhD की। तो हमने एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। और लड़ भिड़ के, ये कोई सुपरिटेंडेंट और जेल वाले ने हमको सपोर्ट नहीं किया, हम कोर्ट जाते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, ऑर्डर लेकर आते थे, और इस तरह हमने किया है काम। ये सारी बातें बखूबी ढंग से फिल्म में आई है, तो इसके लिए आपका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों से एक और बार एक कॉमन सवाल अबाउट शाहिद आज़मी। एक तो आपने शाहिद आज़मी को अपने फिल्म में इंक्लूड करने का निर्णय क्यों लिया? और वाहिद भाई, आप भी अगर शाहिद जी की कुछ यादें आपने जो उनके साथ बिताई हो वो अगर बता सके तो। सुदर्शन, पहले आप बताएं। बहुत महत्वपूर्ण किरदार था ये पूरे केस का, शाहिद जी, जिन्होंने इस केस के सपोर्ट में बहुत अच्छा काम किया है, जो कि रिसर्च के दौरान पता चला था। वाहिद भाई से भी हमें काफ़ी उनके बारे में मालूमात हुई, तो वो ज़रूरी समझा कि ये कैरेक्टर फिल्म में होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए वो फिल्म में है एक्चुअली, और उनका काम बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। वाहिद भाई बताइए, आपकी कैसा आपका एक्सपीरियंस था शाहिद आज़मी जी के साथ? हम लोग जब अरेस्ट होकर गए तो कोर्ट में मार मार के पेश किया जा रहा था और टॉर्चर हो रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। हमको लग रहा था कि बस हमारा फ्यूचर अब बिल्कुल ब्लैक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा हमारे साथ। तो हमको उम्मीद की एक ही किरण नज़र आती थी, शाहिद आज़मी, जो कोर्ट में आके खड़े होते थे, जो हमको डिफेंड करते थे, हमको सहारा देते थे और हमको दिलासा देते थे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, आप लोग छूट जाएंगे। और साथ में वो ये भी कहते थे, उनको एक्सपीरियंस भी था चुके जेल जाने का, लंबे अरसे तक जेल काटने का, तो वो कहते थे कि ये लंबी लड़ाई है, आप छोटी बस के मुसाफिर नहीं है कि बस यहाँ चढ़े और अगले स्टॉप पे उतर गए, आपकी जो बस है ना बहुत लंबी जाने वाली, लंबे मुसाफिर है, तो आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने एप्लीकेशन करवा के हमको कहा कि LLB कीजिए आप लोग, आप किताबें लिखिए, आप किताबें मंगवाइए, आप किताबें पढ़िए, रिसर्च जितना कर सकते उतना कीजिए। तो हमारे लिए सिर्फ वो डिफेंस लॉयर नहीं थे, हमारे लिए वो एक मोटिवेशनल जो है लॉयर थे, मोटिवेशनल पर्सनैलिटी थी। और जब उनकी शहादत हुई है 2010 में, जब ये खबर आई हम लोगों को अथरोड जेल में, तो हम लोग सब टूट गए। यानी हमको लगा कि अब हमारा कोई माँ बाप नहीं है, हमारा कोई माँ बाप नहीं है, अब हम कैसे रिहा होंगे, हमको वो परेशानी हो रही थी। भाई जी, ये
आपके केस के बारे में थोड़ा सा क्योंकि एक सवाल मेरा छूट गया था, शुरुआत में पूछना था कि आप जब आपको फिल्म से रिलेटेड भी है ये कि जब आप इलीगल डिटेंशन में थे, आप काला चौकी पुलिस थाने में, तब वहाँ पर हम देखते हैं कि आपके साथ टॉर्चर होता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इलीगल डिटेंशन में जो टॉर्चर होता है उसके बारे में तो वही एक शायद एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन आपके साथ हमने फिल्म में देखा कि आपके साथ जेल में भी टॉर्चर हो रहा था। ये किस प्रकार से हो रहा था और क्यों हो रहा था? देखिए, टॉर्चर जनरली 3 स्टेजेस में होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। एक तो इलीगल डिटेंशन, जब पुलिस पकड़ लेती है और अरेस्ट करने से पहले पुलिस स्टेशन में छुपा के रखती है, तब वो मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। और उस दौरान इतनी बेदर्दी से मारते हैं कि अगर वो मर भी गया तो वो शो करते हैं कहीं पर भी उसकी लाश को कि हम इनकाउंटर में मारा गया, दिस एंड डैट। दूसरा होता है पुलिस कस्टडी का टॉर्चर, जो पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, फिर लेकर आते हैं पुलिस स्टेशन में और वहाँ मारते हैं। मारने के लिए बहुत कारण है, कन्फेशन लेना है, रिकवरी निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें। ये दोनों हमारे साथ हुआ। लेकिन हमारे साथ तीसरा टॉर्चर है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टॉर्चर, जिसे कहते हैं जेल का टॉर्चर। जब आप जुडिशल कस्टडी में चले जाते हैं तो जनरली पुलिस आपको हाथ नहीं लगाती, क्योंकि डायरेक्ट वो अकाउंटेबल हो जाते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में आप है। अगर आपको ज़रा भी खरोश आ जाए तो उसको जवाब देना है कि कैसे आए। लेकिन हमारे वहाँ इस केस में ATS और सुपरिटेंडेंट ऑफ स्वाति साठे, जेल सुपरिटेंडेंट, इनका जो नेक्सस था, ये नेक्सस ने हमको वहाँ भी मार खिलाया और इतना मारा है कि हमारे हाथ पैर उन्होंने तोड़ दिए। और किस रीज़न से मारा है कि अप्रूवर बन जाओ, इस केस में अप्रूवर बन जाओ, 25 लाख रुपए ले लो, बॉलीवुड की हीरोइन से शादी करा के दे देंगे, हमारे संपर्क में रहोगे, सबको एक एक करके ऑफ़र दे रहे थे। ये कौन बोलता था? ये KP रघुवंशी, ये ATS के ऑफिसर्स जेल के अंदर आते थे। और हम लोगों ने जब एक एक करके डिनाई कर दिया तो फिर सुपरिटेंडेंट स्वाति को कहा कि ये हार्डकोर है, इनको सबक सिखाओ, ये हमारी बात नहीं मान रहे। और फिर 28 जुलाई 2008 को मुझे याद है इतनी बेदर्दी से मारा गया और उसी हालत में हमको जो है दूसरी जेलों के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2008 तक आपके साथ मारपिटाई हो रही थी, 2006 के बाद 2 साल बीत जाने के बाद भी? जी बिल्कुल। और अप्रूवर यानी कि ये होता है कि मतलब जस्ट कंफर्मेशन के लिए दर्शकों के लिए भी कि मतलब पुलिस का कहना था कि आप एक तरीके से बयान ये दे दो कि हाँ मैंने इन लोग के साथ था, लेकिन मैं गवाह बनने के लिए रेडी हूँ, सरकारी गवाह। तो आपको प्रेशर किया जा रहा था सब लोगों को। ओके सुदर्शन जी, आपने इस चीज़ को, और ख़ास करके आपकी फ़िल्म में वाहिद भाई का कैरेक्टर है, उनकी जो लाइन है वो है, और दूसरी तरफ पुलिस वालों का भी एक आपने मेंटल उनकी डेप्थ को देखने की कोशिश की, वो कैसे सोचते हैं। आपने सिर्फ भले ही उनका इस पूरी कहानी में रोल बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, कोई भी देखेगा वो नेगेटिव ही सोचेगा पुलिस, लेकिन आपने उसमें भी उनको इंसान के जैसे देखने की कोशिश की। इसके बारे में थोड़ा बताइए, रिसर्च में आपको क्या क्या मिला, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, क्या क्या शॉकिंग चीज़ें मिली? दरअसल मतलब रिसर्च जब चल रहा था तो जब हम वाहिद भाई को लगातार सुन रहे सारे, जब उनको सुन रहे थे ना, तो और कहानी मतलब लिखी जा रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे रिसर्चर्स थे मनीष सिन्हा, वो फिर लीड कैरेक्टर फिल्म के जो पेशे से डॉक्टर है रियाज अनवर, जो काफ़ी सोचते थे अपने किरदार के बारे में, नहीं पूरे फिल्म के बारे में सोचते थे। और उन्होंने बड़ी मेहनत की शुरू से कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये जब रिसर्च चल रहा था तो हम सबके दिमाग में ना एक चीज़ आती थी कि हमको ना बायस नहीं होना है। देखो, हम फिल्म को अगर हिमोलिम्फ कह रहे हैं, फिल्म एक आम इंसान की कह रहे हैं, आम इंसान वाहिद जी एक आम इंसान होने की वजह से हमको हिट हुआ कि इनकी कहानी लोगों तक आनी चाहिए। तो फिर इस कहानी के पीछे और क्या है, हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना गलत होगा। फिर इसके साथ और क्या चीज़ है, तो फिर हमने सोचा, हमने डिसीजन लिया कि हम उन अफसरों को भी मिलेंगे जिन्होंने इनको इंटरोगेट किया है, यानी टॉर्चर वॉट एवर जो एक्चुअली किया। तो कुछ कनेक्शंस थे तो उनको मिल पाए और फिर उन्होंने अपनी बाजू बताई, अपनी साइड बताई। तो वो सुनने के बाद एक्चुअली शॉक हुए हम कि यार इन्होंने भी जानबूझकर नहीं किया, बिकॉज ये सिस्टम का पार्ट है और इस सिस्टम में चीज़ें ऐसी चलती है, तो इनको भी ये करना था। तो वो हेल्पलेस थे, तो उनको भी मतलब ये करना ही था, उनको
क्या मतलब गुनहगार दिखाने ऐसी थे, बात गुनहगार दिखाने थे उनको, तो वो उसकी वजह थी जिनको उस हर हद पार करनी पड़ी। कोई ऐसी बात जो आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने बोली हो याद रहेगी, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं? देखो फिल्म सब बता रही है, मैं चाहूँगा ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है इस देश के लिए। जो कैदी आज भी जेलों में कुछ नहीं करके कहीं अपने ज़िंदगी के 20-20 साल, 25-25, 40-40 साल गुजार रहे, उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म है कि यार किस तरह से आदमी फंसता है, और अगर फंसता भी है तो किस तरह से संघर्ष करना चाहिए। वाहिद जी ने कैसे अपने आप को, अपने साथियों को साबित करने के लिए क्या नहीं किया, ये फिल्म दिखाती है। तो मैं चाहूँगा इतनी ज़रूरी फिल्म है, इस फिल्म जल्दी से जल्दी लोगों के सामने आए, लोग उसे देखें और कुछ सीखें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ वाहिद भाई, मैं इनसे बात कर रहा था अभी, तो हमें पता चली कि मुंबई में जो फिल्म रिलीज़ हुई थी वो बिल्कुल 2 घंटे की, आपने शायद देखी हो मुंबई में, लेकिन दिल्ली में 3 या 4 ही स्क्रीन्स थे। मैं इनको बता रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड होके अपने दोस्त को भी लेके गया था, और जब मैं पहुंचा तो देखा कि 1.25 घंटे की फिल्म ही थी वो, यानी कि 2 घंटे की फिल्म को 1.25 घंटे की बना दिया। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने वो कट देखा नहीं था? तो कहते कौन सा कट? तो इनको बताइए, डायरेक्टर को, फिल्म के डायरेक्टर को ये नहीं पता कि दिल्ली में जो शो दिखाया जा रहा है वो 2 घंटे की फिल्म को 1.25 घंटे की दिखा के किया जा रहा है। तो इसको मैं अचंभित हुआ जब आपसे ये बात सुनी, बिकॉज क्या होता है, पैन इंडिया फिल्म रिलीज़ होती है, और फिल्म रिलीज़ होने के बाद हर थिएटर को फिल्म सैटेलाइट और ये सब जो भी उनके यंत्रणा है उससे पहुंचती है। सर्टिफिकेशन बोर्ड ने उस पर ड्यूरेशन लिखा रहता है, जो भी अभी हमारी फिल्म का 122 मिनट्स है, 2 घंटा 2 मिनट, तो उसके हिसाब से उनको फिल्म दिखानी है। उसके बावजूद भी अगर कोई थिएटर इस तरह की हरकत कर रहा है, तो यार मेकर्स यार वहाँ तक, मतलब इतने सारे थिएटर्स में पूरे देश में कैसे पहुँच सकता है, आई डोंट नो। इसके ये बहुत ज़रूरी बात है जो लोगों को पता होना चाहिए, अगले मेकर्स को, यार कि ऐसे हो रहा है। मैं सीरियसली, मेरे को बहुत बुरा लगा उस चीज़ का कि यार ऐसे भी हो रहा है। मतलब हमने हर चीज़ को कोशिश कर दिखाने की कोशिश की है, और बड़ी शिद्दत से की है। ये सच है जो लोगों के सामने आए, और फिर इस तरह की अगर हरकत होती है तो काफ़ी बुरा है। बेसिकली सेंसर्ड फिल्म को सेंसर कर दिया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप ऐसे पॉलिटिकल माहौल में इन लोगों के, सेंट्रल बोर्ड के साथ मिल रहे थे, क्योंकि हम अक्सर खबरें सुनते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ने ये फिल्म चॉप कर दी, डायलॉग काट दिया। आपका कैसा एक्सपीरियंस अधिकारियों के साथ? थैंक यू सो मच ये सवाल आपने पूछने के लिए। दरअसल मतलब ये जो प्रोसेस होती है फिल्मों की सर्टिफिकेशन करने की, ये प्रोसेस के दरमियान पहले 4 लोग फिल्म देखते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं उस स्टेज पर, अगर फिल्म सही रही तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है और वो रिलीज़ हो जाती है। हमारे केस में ऐसे हुआ कि जैसे अगर इस तरह की पॉलिटिकल या सेंसिटिव फिल्म जब आती है, तो उन्होंने कहा कि यार हम 4 लोग इसे नहीं सर्टिफाइड कर सकते, तो हम इसे आरसी कमेटी में भेज रहे हैं, लेकिन बड़े पैनल का, जो 14 लोगों की कमेटी होती है। तो अभी हमको ऐसे हुआ कि हमने फिल्म की डेट अनाउंस की है और सारी चीज़ें हो चुकी है, और फिर अभी वो 14 लोगों के पास ये फिल्म जाएगी तब क्या होगा, और फिल्म रिलीज़ करने का वक्त है कैसे होगा। तो हम डर गए थे, एक्चुअली डर गए थे। और पहला एक्सपीरियंस था सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ, पहली ही फिल्म है, तो यार मिलेगा कि नहीं सर्टिफिकेट। और 2022 है, मतलब देश में आपको पता है किस तरह का माहौल था, तो यार मिलेगा कि नहीं, रिलीज़ कर पाएंगे कि नहीं। बिकॉज हमको OTTs ने बताया था कि अगर थिएट्रिकल रिलीज़ करोगे तो आप OTT पर आ सकते हो, तो वो एक बड़ा टारगेट था। मतलब OTT भी नहीं जा सकते, क्या करेंगे। तो हम जब आरसी कमेटी के पास गए, उन्होंने फिल्म देखी, तो यार मतलब वो मेरे लिए क्या कहते हैं, मीठा सपना था। मतलब हम मराठी में जैसे गोड स्वप्न कहते हैं, उस पर ड्रीम्स। एक्चुअली उस वक्त उन्होंने हम मतलब उस गेट से, मतलब उस सिनेमा हॉल के गेट से चेयर तक जाने तक उन 14 लोग खड़े थे और तालियां बजा रहे थे, स्टैंडिंग अप्लॉज। उन्होंने ये कहा कि आपकी फिल्म ने हमें बहुत प्रभावित किया है, और विदाउट एनी कट कुछ शर्तों के साथ फिल्म को उन्होंने सर्टिफाइड किया। वैसे तो अगर ये चर्चा अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसको हम 4-5 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज उद्देश्य था कि मेन तो आपकी फ़िल्म क्योंकि स्क्रीन हो रही है बहुत समय बाद, एक अच्छी मतलब ऐसी कहानी है दर्शकों के
जो आप चाहते हैं देखना। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज देखना पब्लिक पसंद नहीं करती, बोर हो जाते हैं, लेकिन ये फिल्म आप सोचिए कि कोई भी आप मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की फिल्म उठा के देख लीजिए, जितना आपको, मैं ये नहीं कहूँगा एंटरटेनमेंट शब्द यूज़ करना शायद गलत हो सकता है, लेकिन कि एक मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसको आपको देखने में बिल्कुल मज़ा आएगा, कुछ आप उसके साथ लेके भी जाएंगे और आप बिल्कुल वाहिद जी की स्टोरी को हूबहू समझ पाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप दिल्ली में हैं तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 6 अगस्त 2025 को दोपहर को 3 बजे ये फिल्म प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लगेगी। वाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, क्योंकि आपकी कहानी बहुत ज़रूरी है और आपके साथ जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी कहानी भी ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार ये दोनों किताबें दिखा दे और इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे कि क्या क्या किताबें हैं ये। इसमें ये अभी जो किताब आई है ये एहतशाम सिद्दीकी ने लिखी है, हॉरर सागा नाम है, और फांसी की सज़ा में थे, फांसी यार्ड में बंद थे नागपुर जेल में, और पोएट्री फॉर्म में उन्होंने लिखा है कि किस तरह ATS पुलिस ने उनको फंसाया, टॉर्चर किया, विटनेसेस को डराया, धमकाया और कैसे उनको सज़ा दी गई। ये पूरी स्टोरी 2006 से 2018 तक के जो कुछ उनके साथ गुजरा है वो लिखी है, पोएम फॉर्मेट में। और ये चीज़ तो सब जानते ही, आप बताए हैं बेगुनाह के दी, तो शायद ये किताब अभी तारुफ मोहताज नहीं है। आपने थोड़ी सी गालिब वाली लाइन पकड़ ली। चलिए, तो दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। वाहिद जी का एक और बार शुक्रिया, सुदर्शन जी का एक और बार शुक्रिया। आशा करता हूँ कि ये फ़िल्म OTTs पर आ जाए और सिर्फ दिल्ली के दर्शक नहीं, दुनिया भर के दर्शक इस फिल्म को देख सकें। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर।